हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का फिर से स्टार्ट टू बेसिक में। फ्रेंड्स, आज जो हम लोग क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत जो पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम क्या है? तापमान। तो आइए बिना विलंब के तापमान को स्टार्ट करते हैं। तापमान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हम टेम्परेचर कहते हैं। पहले तापमान को समझ लेते हैं और फिर इस तापमान को जो नियंत्रित करने वाले कारक हैं, इस तापमान को प्रभावित करने वाले कारक हैं, उनके बारे में हम समझेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तापमान का आशय है कि जो सूर्य से जो हमें ऊष्मा प्राप्त होती है वह ऊष्मा धरातल से 1 मीटर ऊपर, कितना? 1 मीटर ऊपर जो वायु, धरातल से 1 मीटर जो ऊपर जो वायु होती है वह वायु कितनी गर्म है, उस गर्म वायु का जो टेम्परेचर होता है, जो टेम्परेचर, जो तापमान हम डिग्री सेल्सियस नापते हैं, जो इस वायु का तापमान होता है उसी को हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर कहते हैं। मतलब सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा है वह पृथ्वी से 1 मीटर ऊपर जो जितने वायु को गर्म करता है उसको हम क्या कहते हैं? तापमान कहते हैं। ठीक हो गया। अब आइए इसी तापमान के क्रम में तापमान को कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो इन तापमान को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। यानी उन कारकों के द्वारा तापमान बढ़ता और घटता है जगह और स्थान के हिसाब से। तो आइए, तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों में पहला कारक क्या है? भूमध्य रेखा से दूरी। भूमध्य रेखा से दूरी, आइए एक मानचित्र से समझते हैं इसको। जैसे ये ग्लोब है, बीच में जो ये जो रेखा है 0 डिग्री को, इसको क्या कहते हैं? हम भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा। ठीक हो गया। अब कह रहा है कि भूमध्य रेखा से दूरी, यानी भूमध्य रेखा के 23.5 अंश को क्या हम बोलते हैं? कर्क। 66.5 अंश को जो है, ये जो है 66.5 उत्तरी ध्रुवीय हो जाता है। उसी तरह से 23.5 अंश को हम क्या कहते हैं? मकर। और फिर 66.5 होता है। ठीक है। तो इस भूमध्य रेखा, ये जो स्थिति है, यहां पर टेम्परेचर क्या होता है? लगभग समान रहता है। भूमध्य रेखा के आसपास जो टेम्परेचर लगभग 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास पाया जाता है, क्योंकि इस भूमध्य रेखा पर सूर्य की जो किरणें क्या होती हैं? लंबवत पड़ती हैं। सूर्य की किरणें कैसी पड़ती हैं? लंबवत पड़ती हैं। तो जब भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी तो यहां से ध्रुवों की तरफ, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की तरफ से जो सूर्य की किरणें कैसी होंगी? ये लंबवत यहां पड़ रही है तो यहां कैसे पड़ेंगी? मतलब उनका जो किरण जो होगा, क्या होगा? वो ज्यादा स्थान घेरेगा। मतलब कहीं ना कहीं वहां पे इस स्थान के अपेक्षा यहां पे टेम्परेचर में क्या होगा? अंतर होगा। इसीलिए ध्रुवों पे क्या होती है? बर्फ जमी रहती है। सूर्य की किरणें वहां पर उतनी जो है वेग से नहीं पहुंच पाती हैं, जिसके वजह से क्या होता है? ध्रुवों पे बर्फ जमी रहती है। ठीक हो गया। दूसरी जो कारक है वो क्या है? समुद्र तल से ऊंचाई। यानी अगर कोई समुद्र है, ये समुद्र है, और इस समुद्र तल से जो अगर कोई ऊंचा स्थान है तो यहां पर क्या होगा? टेम्परेचर कम होगा। क्यों कम होगा? सामान्यतः 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पे क्या होता है? 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। ठीक है। तो जैसे जैसे हम समुद्र तल से ऊंचाई वाले स्थानों पे जाएंगे वहां पर क्या होगा? टेम्परेचर कम होगा। उदाहरण के लिए जैसे दिल्ली आप देखिए और शिमला को ले लीजिए। शिमला क्या है? दिल्ली से ऊंचा है, इसलिए वहां पर क्या होता है? बर्फ पड़ती है, मौसम क्या रहता है? ठंडा रहता है, टेम्परेचर कम होता है। ठीक हो गया। हिमालयी क्षेत्रों को आप ले सकते हैं। 4400 के ऊपर क्या होती है? हिमरेखा हो जाती है, यानी हिमरेखा पाई जाती है, बर्फ जम जाती है। तो दूसरा क्या हो गया? समुद्र से ऊंचाई।
तीसरा कारण क्या है, समुद्र तट से दूरी, यानी जो है शहर या क्षेत्र या जो भूखंड जो है अगर समुद्र तट के पास है तो वहां पर टेम्परेचर क्या रहेगा, समान रहेगा। क्यों? क्योंकि दिन के समय सूर्य का तापमान जल को गर्म करता है और फिर रात के समय वही जल जो है परावर्तन होता है, जो ऊष्मा परावर्तित होती है तो टेम्परेचर को क्या करती है, मेंटेन करती है। यानी समुद्र तल के नजदीक है जैसे मुंबई में टेम्परेचर क्या रहता है, समान रहता है, न बहुत ज्यादा अंतर दिन में रहता है न बहुत ज्यादा रात में रहता है। अगर उस समुद्र से अगर दूर देखे, दिल्ली को देख लीजिए तो दिल्ली में क्या होता है, गर्मी में गर्मी और ठंड में बहुत ठंडी पड़ती है। ठीक हो गया। चौथा क्या है, समुद्री धाराएं। कुछ ऐसी धाराएं होती हैं, गर्म जल धाराएं होती हैं, ठंडी जल धाराएं होती हैं। ये गर्म जल धाराएं जिस क्षेत्र के पास से बहती हैं वहां क्या हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। और जहां पे ये ठंडी धाराएं जिस तट से गुजरती हैं वहां पे मौसम क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, टेम्परेचर क्या होता है, कम हो जाता है। उदाहरण के लिए उत्तरी पश्चिमी यूरोप के तट पर जो गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा है, ये जब धारा बहती है तो उस तटवर्ती क्षेत्र को क्या करती है, गर्म कर देती है। लेब्राडोर तट पे जो ठंडी धारा है बहने से उस क्षेत्र को क्या कर देती है, ठंडा कर देती है, टेम्परेचर क्या करती है, गिरा देती है। उसी तरह से मोजाम्बिक जो है ये दक्षिणी अफ्रीका का जो पूर्वी तट है ये क्या है, गर्म है। क्यों गर्म है कि मोजाम्बिक की गर्म जलधारा जो है दक्षिणी अफ्रीका के पूर्वी तट पे चलती है। ठीक है। और वेनेजुएला की जो ठंडी धारा है ये दक्षिणी अफ्रीका के पश्चिमी तट पे होती है। इसीलिए पश्चिमी तट पे क्या होता है, मौसम ठंडा रहता है, टेम्परेचर गिर जाता है, और पूर्वी तट पे क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इन गर्म और ठंडी जलधाराओं की वजह से भी क्या होता है, तापमान में अंतर पाया जाता है। पांचवा कारण में आप प्रचलित पौने ले सकते हैं। कुछ ऐसी पौने हैं जो निरंतर उसी दिशा में चलती रहती हैं, प्रचलित हैं वो। जैसे आप इटली में जो सहारा मरुस्थल से एक हवा चलती है, पवन चलती है, जिसका नाम क्या है, सिरोको। ये बहुत गर्म है और जब ये चलती है तो इटली के मौसम को क्या करती है, गर्म कर देती है। उसी तरह से भारत में लू के बारे में आप लोग भली भांति से परिचित हैं। जब लू चलता है तो टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। छठा कारक जो है भूमिका ढाल। जैसे भूमिका जो सिरा, जैसे ये अगर ये सिरा जो है सूर्य के सामने पड़ेगा तो यहाँ टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और इसके पीछे जो टेम्परेचर क्या रहेगा, कम रहेगा। उदाहरण के स्वरूप आल्पस और हिमालय पर्वत का जो दक्षिणी जो है जो भाग है वहां पे टेम्परेचर क्या है, अधिक है, क्योंकि वह सूर्य के सामने पड़ता है। और उत्तर की तरफ जो है टेम्परेचर कम पाया जाता है क्योंकि वहां पे सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ पाता है। ठीक हो गया। सातवां कारक है भूतल का स्वभाव। मतलब पृथ्वी के सतह का जो है स्वभाव पे भी डिपेंड करता है। जो भूतल जो है हिमाच्छादित है, बर्फ से ढका हुआ है या वनस्पतियों से ढका हुआ है, वहां क्या होगा, सूर्य से जो आने वाला प्रकाश है, जो ऊर्जा है, वो तुरंत जो है रिफ्लेक्ट होकर के वापस चला जाएगा। और जो भाग जो है जैसे मरुस्थली है या जो है काली मिट्टी से, वह जो है सूर्य से आने वाले प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, और फिर धीरे धीरे इसका परावर्तन करने से यह भाग जो है क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है और टेम्परेचर में अंतर पाया जाता है। आठवां कारण जो है मेघ तथा वर्षा। मतलब जिन क्षेत्रों में मेघ छाए रहेंगे वहां पर टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि मेघ जो है सूर्य से आने वाले ऊर्जा को, प्रकाश को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, और टेम्परेचर जो है बढ़ नहीं पाता है। उसी तरह से मेघ रहित मरुस्थलीय क्षेत्रों में क्या होता है, तापांतर अधिक पाया जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्योंकि मेघ नहीं रहते वहां पे और सूर्य का प्रकाश सीधे सीधे मरुस्थली जो भूमि है, जो बालू है, उसको गर्म करता है और फिर वह धीरे धीरे उसको वहां से ऊर्जा निकलती है, तो ये क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो आशा है आज तापमान को आपने समझा। और इसी तापमान के क्रम में जैसे तापमान का क्षैतिज वितरण होता है, तापमान का जो है ऊर्ध्वाधर वितरण होता है, दैनिक तापांतर होता है, वार्षिक तापांतर होता है, और एक शब्द आता है तापमान व्युत्क्रमण, तापमान विलोमिता या तापमान का विलोम, तापमान का विलोम, इसको समझ लीजिए। इसमें
तापमान का विलोम, इसी को व्युत्क्रमण भी कहते हैं। ठीक है, तापमान का व्युत्क्रमण भी कहते हैं। होता क्या है इसमें, जैसे 165 मीटर की ऊंचाई पे जाने पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कभी कभी ये जो है प्रक्रिया उल्टा होने लगती है। कैसे, जैसे मार्ग में 165 मीटर की ऊंचाई पे जाने पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा, तो यहाँ की जो क्या हो जाएगी, ये कम हो जाता है, सॉरी कम हो जाएगा। तो कम हो जाएगा अगर कोई यहाँ पे गर्म जो है वायु है, यानी ठंडी वायु, फिर जो है गर्म वायु, और फिर ठंडी वायु, इस तरह की वायु का अगर वायुमंडल में इस तरह की वायु का अगर जहां मिलान होता है, वहां पे क्या हो जाता है, तापमान का विलोम हो जाता है। यानी ठंडी वायु है, यानी यहाँ पे, और ऊपर जो है अगर गर्म वायु आ गई तो यहाँ जो ठंड है, जो टेम्परेचर कम है, यहाँ बढ़ जाएगा, यानी टेम्परेचर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो तापमान व्युत्क्रमण या तापमान विलोम में ठंडी और गर्म और ठंडी वायु के मिलने से ये तापमान विलोम होता है। तो आशा है फ्रेंड्स वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।